गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम मलकीत सिंह है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा खिलजी वंश। इससे पहले हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन सा वंश चल रहा था, गुलाम वंश। गुलाम वंश के लास्ट रूलर को मारकर मलिक फिरोज ने कौन सा वंश की स्थापना की थी, खिलजी वंश की। तो देखो सबसे पहले जानते हैं खिलजी वंश का टाइम पीरियड 1290 से लेकर 1320 तक चलेगा। इसका संस्थापक कौन बना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इसका ही वास्तविक नाम क्या है, मलिक फिरोज। इसने 1290 से लेकर 1296 तक क्या किया, शासन किया। और इसका एक भतीजा हुआ करता था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो कारा नामक स्थान का इक्तेदार हुआ करता था। तो सबसे पहले हम जानेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। तो 1293 में क्या हुआ, अटैक होता है किसका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, जो कहां करता है, देवगिरी पर। देवगिरी पर आक्रमण करता है कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और देवगिरी पे उस टाइम कौन रूल कर रहा था, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, ठीक है ना। तो 1293 में अटैक हुआ किस पर, देवगिरी पर, जो वहां का रूलर कौन था, रामचंद्र देव। इस हमले को हम इसलिए याद रखेंगे क्योंकि सबसे पहली दक्षिण पर पहला हमला ही किसने किया था, मलिक फिरोज ने किया था। जो दक्षिण पर पहला हमला था किसका, खिलजी वंश का। और भारत पर भी पहला दक्षिण हमला कंसीडर किया जाता है जो देवगिरी पर था। उसके बाद क्या होता है, 1296 में होता है फोर्थ अटैक ऑफ मंगोल्स, मंगोलों का चौथा हमला। चौथा आक्रमण होता है किसका, मंगोल का। तो पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था मंगोल क्या कर रहे थे, बार बार दिल्ली सल्तनत पर हमला करके क्या कर लेते थे, लूटपाट कर लिया करते। उसी उद्देश्य से 1296 में क्या हुआ, मंगोल का हमला होता है, कौन सा, चौथा हमला। लेकिन ये दिल्ली सल्तनत में कौन सा कहलाता है, तीसरा हमला। चौथा हमला है किस पर है, खिलजी वंश पर, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर कौन सा हमला कंसीडर किया जाता है, तीसरा हमला। और इस हमले पर किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने किसको भेजा, अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजा, किससे लड़ने के लिए, मंगोल से लड़ने के लिए। और बेझिझक बहादुर था अलाउद्दीन खिलजी, इसीलिए किसको लड़ने गया, मंगोल से लड़ने गया। उसके बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को बहुत बुरी तरह से हराया। उस टाइम क्या हुआ, मंगोल के 2000 सैनिक कहां रह गए, इंडिया के अंदर। तो मंगोल के 2000 सैनिक कहां पर रह गए, इंडिया के अंदर। वो कहां पहुंचे, सीधा ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास। और उधर जाकर कहने लगे कि आप हमको कोई स्थान दो, कहां में रहने का, दिल्ली में रहने का। इसीलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उनसे कहा, अगर आप 2 के 2000 सैनिक जो हैं अगर इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं तो मैं आपको क्या दूंगा, स्थान दूंगा, कहां पर, दिल्ली पर। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे ही 2000 के 2000 लोगों ने या सैनिकों ने क्या कर लिया, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और उसके बाद ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक शहर बसाया जिसको क्या कहा जाता है, मुगलपुर। एक शहर बसाया किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, किस नाम से, मुगलपुर नाम से, जहां पर कौन रहते थे, 2000 सैनिक। उन्हीं को क्या कहा जाता है, नवीन मुस्लिम। भारतीय इतिहास में वही कहलाते हैं नवीन मुसलमान, ठीक है ना, उनको ही बोला जाता है नवीन मुस्लिम। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी किसी को भी, लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब 1296 में अटैक कौन कर देता है, अलाउद्दीन खिलजी, किससे बिना पूछे, अपने चाचा से बिना पूछे, कहां पर, देवगिरी पर। इससे पहले कहां था वो, कारा नामक स्थान पे था। तो जब 1296 में अटैक करता है कहां पर, देवगिरी पर, तो जो रामचंद्र की बेटी थी उसको क्या कर लेता है, किडनैप कर लेता है और कहां पर ले आता है, कारा नामक स्थान पर। अब जब इस बात का पता किसको लगता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को इस बात का पता लगा, तो वो कहां पहुंचा, कारा नामक स्थान पर पहुंचा। और जब वो उसको उधर समझा रहा था या ये बोल रहा था कि आपने उधर आक्रमण क्यों किया, इसीलिए धोखे से किसने मार दिया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। उसी के भतीजे ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, कहां पर, कारा के अंदर। और उसके बाद खुद गद्दी पर बैठ गया 1296 में अंदर। तो इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इसकी शुरुआत किससे हुई, धोखे से हुई, क्योंकि इसने
अपने ही चाचा को मरवा दिया था धोखे से। कब? 1296 के अंदर। तो अब हम किसका शासनकाल पढ़ेंगे? जलालुद्दीन खिलजी का, जिसकी तुलना इतिहासकारों ने किससे की है? देवताओं से की। हम अब पढ़ते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बाद ही उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी, जो किसका भतीजा हुआ करता था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। अब हम पढ़ते हैं किसको? अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल रहेगा 1296 में बैठा अपने चाचों को मारकर, और कब तक रहेगा? 1316 तक रहेगा। देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक अभिलेख लिखा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? जोधपुर अभिलेख। एक अभिलेख लिखा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं? जोधपुर अभिलेख, जिसके अंदर जितने भी इसने काम किए हैं, जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, जितना भी इसने शासन किया है, सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है? जोधपुर अभिलेख से मिलती है। और ये अगर आपसे पूछे कि जोधपुर अभिलेख है जो किस भाषा में लिखा हुआ है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और इसी के अंदर इसको क्या कहा गया है? देवता। देवता के साथ इसकी तुलना की गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हमने पीछे गुलाम वंश में पढ़ा था, जैसे गयासुद्दीन बलबन ने इतना कहर मचाया था पृथ्वी पर, और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आने के बाद ही क्या होगी? पृथ्वी पर शांति सी हो गई थी कुछ समय के लिए। और इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई? धोखे से की। और इसका प्रशासन दयावालू से हुआ या दया के साथ हुआ, उसके बाद इसका खात्मा आतंक के साथ हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। सबसे पहले आपने एक काम किया, क्या किया इसने? स्थायी सेना रखी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के इतिहास का पहला ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने स्थायी सेना रखी थी? वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और उसको क्या दिया था? ना कर दिया था। सबसे पहला ही काम क्या किया? एक तो इसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी या स्थायी सेना थी, और सेना को ही सबसे पहले इसने क्या करवा दिया? नगद वेतन देना स्टार्ट करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ? जब 1298 में ये गया गुजरात अभियान पर। कहां का दौरा किया? गुजरात का दौरा किया इसने, गुजरात अभियान। इसने 1298 में क्या किया? गुजरात अभियान किया। जब ये गुजरात में पहुंचा तो एक उधर किन्नर था, मतलब एक हिजड़ा था, एक हिजड़ा हुआ करता था। किस नाम से? मलिक काफूर के नाम से। मलिक काफूर नाम का एक हिजड़ा हुआ करता था, जो किसको पसंद आ गया? अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि वो बहुत बहादुर था, लीडर था, बहुत साहसी था, इसीलिए किसने पसंद किया उसको? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अपने साथ ही कहां ले आया? दिल्ली के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कमांडर इन चीफ कौन हुआ करता था? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या था? तो आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, उसका सेनापति हुआ करता था कौन? मलिक काफूर। कमांडर इन चीफ ही हुआ करता था किसका? मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी का। और इसी को इतिहास में क्या कहा जाता है? हजार दिनार। हजार दिनारी। इसको ही भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? हजार दिनारी की नाम से प्रसिद्ध है कौन? मलिक काफूर। अब देखो सोचने वाली बात है, इसको हजार दिनारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कितने दिनार में खरीदा था? हजार दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया? हजार दिनारी। मलिक काफूर का ही दूसरा नाम क्या है? हजार दिनारी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इतना कुछ करवाने के बाद इसने फेमस अभियान पर गया, या जिसको हम क्या बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ का अभियान। 1303 इंपॉर्टेंट डेट है ये इतिहास की। कहां का अभियान? चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ का अभियान। तो 1303 में चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान के अंदर है, उधर ही गया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो सबसे पहला ही हमारे दिमाग में बात चल रही होगी कि उसने चित्तौड़गढ़ अभियान पर क्यों गया, क्या वजह पड़ी?
देखो सबसे पहले एक समझाने की कोशिश करूंगा आपको। चित्तौड़ का राजा हुआ करता था रावल रतन सिंह। चित्तौड़ का राजा हुआ करता था कवि रावल रतन सिंह, और उसके दरबार का राज कवि कौन था? राघव चेतन। उसका राज कवि कौन हुआ करता था? राघव चेतन। और इसकी वाइफ कौन हुआ करती थी? रानी पद्मावती। देखो दोबारा समझते हैं। जब उसने चित्तौड़गढ़ पर अभियान पर गया, उस टाइम क्या था? चित्तौड़गढ़ पर कौन सा राजा था? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह का राज कवि हुआ करता था कवि राघव चेतन, और उसकी ही वाइफ कौन थी? रानी पद्मावती। तो बात क्या हुई थी? एक बार क्या हुआ, राघव चेतन चोरी छुप के क्या कर रहा था? उनको देख रहा था। किसको? रावल रतन सिंह और पद्मावती को। जब इस बात का पता किसको चलता है? रावल रतन सिंह को पता चलता है कि हमें कोई चोरी छुप के देख रहा है, तो वो किसको बुलाता है दरबार में? राघव चेतन को बुलाता है और उससे कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों को देखने की। और इस बात से गुस्सा होकर वो क्या करता है? राघव चेतन को अपने दरबार से क्या कर देता है? निकाल देता है। उसको देश निकाला दिया जाता है। इसी बात का दुख किसको हुआ? राघव चेतन को हुआ। और उसने किससे कहा? रावल रतन सिंह को कहा कि मैं आपको क्या घुटनों पर आने पर विवश कर दूंगा, वरना मेरा नाम राघव चेतन नहीं है। इसी की वजह से राघव चेतन किसके साथ मिल गया? अलाउद्दीन खिलजी के साथ आकर मिल गया। जब ये दिल्ली आया तो इसने राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि अगर आपने रानी पद्मावती को नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा, कि उसकी खूबसूरती बहुत फेमस है, तो क्या है वो आपको एक बात जरूर देखनी चाहिए। इसी तरह झिलमिला उठा कौन? अलाउद्दीन खिलजी बेसब्र सा हो गया किसको देखने के लिए? रानी पद्मावती को देखने के लिए। और कौन सा अभियान स्टार्ट कर दिया? कहां जा पहुंचा? चित्तौड़गढ़ के किले के पास, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? 1303 में कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ में। उसी टाइम की रचना की गई है रानी पद्मावती, या उपन्यास लिखा है। उपन्यास है एक पद्मावती के नाम से, जो किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा हुआ एक नावल है जिसको क्या कहते हैं? पद्मावत। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। कब लिखा था? 1303 में। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रानी पद्मावती का जो उपन्यास है कब लिखा गया था? ये घटना कब 1303 की है, लेकिन इसको लिखा कब गया? 1540 से लेकर 1545 के बीच में, जिस टाइम इंडिया के अंदर कौन था? शेरशाह सूरी। ये घटना कब की है? 1303 की है, लेकिन इसको लिखा कब गया है? 1540 से 1545 के बीच में, जिस टाइम उधर शासन कौन कर रहा था? शेरशाह सूरी, जो सूरवंश का था, ठीक है ना। और जो किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। हमें जो पद्मावती की जानकारी है वो कहां से मिलती है? पद्मावती उपन्यास से। उसके बाद क्या हुआ? जब अलाउद्दीन खिलजी उसके पास गया तो क्या हुआ? जस्ट 5 या 6 सेकंड के उसको दर्शन हुए किसके? पद्मावती को। इसी बात का उसने गुस्सा हो, क्योंकि वो दिल्ली से कहां पहुंचा? चित्तौड़गढ़। किसको देखने के लिए? रानी पद्मावती को। अब देखो कोई भी व्यक्ति दिल्ली से आएगा, सिर्फ उसको कितने सेकंड मिलेंगे? 5 या 4 सेकंड मिलेंगे रानी पद्मावती को देखने, तो गुस्सा ही होगा। तो इस बात का बदला लेने के लिए उसने किसको खाने पर बुलाया? उसके पति रावल रतन सिंह को। और जब वो खाने पर पहुंचा तो उसकी धोखे से क्या कर दी? मृत्यु कर दी। और उसके सामने ऑप्शन रख दिया पद्मावती के सामने कि जब तक रानी पद्मावती कहां नहीं आ जाती, दिल्ली नहीं आ जाती, तब तक हम किसको नहीं छोड़ेंगे? रावल रतन सिंह को नहीं छोड़ेंगे। तो पद्मावती ने कुछ शर्तें रखी किसके सामने? अलाउद्दीन खिलजी के सामने, कि जब तक राघव चेतन का शव चित्तौड़गढ़ नहीं पहुंच जाता तब तक क्या करेगी? रानी पद्मावती दिल्ली में कदम तक नहीं रखेगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि कबूल है। तो राघव चेतन का सिर कहां पहुंचा? सीधा चित्तौड़गढ़ पहुंचा। उसके बाद रानी पद्मावती ने क्या किया? एक षड्यंत्र रचाया कि वो 850 या 800 प्लस अपनी रानी के साथ जाने का ढोंग किया। सिर्फ रानी पद्मावती ने, उसके अंदर क्या किया? उसके सैनिक थे जो
बाल्कियों में निकले थे, वहां से जाकर क्या किया, हमला किया और किसको छुड़ा कर लेके आए, रावल रतन सिंह को। उसके बाद धोखे से ही एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मरवा दिया, रावल रतन सिंह को। और कहा किसको देखने पहुंचा, पद्मावती को। उससे पहले वो पहुंचता कहां, चित्तौड़गढ़। इससे पहले उसने क्या कर लिया, रानी पद्मावती ने अपनी सहेलियों के साथ आग में कूदकर क्या कर लिया, जौहर कर लिया। आग में कूद कर क्या कर लिया, जौहर कर लिया, या अपनी आत्महत्या कर ली। किससे बचने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के बचने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का सपना ही रह गया, किसको देखने का, रानी पद्मावती को देखने का। इसीलिए इस घटना को हम क्या कहते हैं, जौहर, जो कभी किसने किया था, रानी पद्मावती ने किया था। क्यों किया था, अपनी आबरू बचाने के लिए। किससे बचने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए। उसके बाद पढ़ते हैं हम, उसके बाद 1306 में होता है दक्षिण भारत अभियान। तेरह सौ छह में कौन सा होता है अभियान, दक्षिण भारत। तो 1396 अभियान होता है, 1306 में दक्षिण भारत का अभियान बोला जाता है। और जो किसने किया था, मलिक काफूर ने। यह अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा, मलिक काफूर को भेजा था। उसके बाद क्या होता है, 1308 में अटैक होता है, कहां पर, 1308 में अटैक करता है ये देव, तेलंगाना। तो 1308 में अटैक करता है कौन, मलिक काफूर, तेलंगाना नामक स्थान पर। उस टाइम तेलंगाना पर कौन था, प्रताप रुद्र देव। तेरह सौ आठ में अटैक किया किसने, मलिक काफूर, जो किसका कमांडर इन चीफ हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी का हुआ था। किसके ऊपर किया, प्रताप रुद्र देव के ऊपर। और इसी से छीना क्या, आप लोग सभी नाम भी जानते हैं उसका, कोहिनूर हीरा। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अगर आपसे पूछे सबसे पहले किसके पास था, तो वो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपसे पूछे साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया उस हीरे को कौन लेके आया, तो क्या कहलाएगा, मलिक काफूर। ऐसा माना जाता है जो कोहिनूर हीरा है, अगर 4 दिन भी हम, उसकी कीमत इतनी है, अगर 4 दिन भी पूरे विश्व को खाना खिला सकते हैं, किसकी कीमत से, कोहिनूर हीरे की कीमत से। तो अगर आपसे पूछे कोहिनूर हीरा सबसे पहले किसके पास था, या किस वंश के पास था, खिलजी वंश। खिलजी वंश का कौन सा रूलर था, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद क्या होता है, हम जहां आप पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में क्या क्या काम करवाए थे, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता इससे दुखी हो गई। तो ऐसा कोई टैक्स नहीं छोड़ा जो इसने नहीं लगवाया। सबसे पहले लगवाया जजिया कर, और लगाया जकात, उसके बाद कृषि कर, सिंचाई कर, और घरई कर। उसके बाद क्या लगवाया, चराई कर। एक्सप्लेन कर देता हूं, जजिया कर जो किसको देना होता था, गैर मुसलमानों को देना होता था। 1/40 कौन देते थे, जो मुसलमान होते थे, अपनी आमदन का 1/40 हिस्सा किस में देते थे, जकात के रूप में दिया करते थे। कृषि कर, उसके बाद सिंचाई पर भी कर लगा दिया उसने, घरों पर भी कर लगा दिया। उसके बाद चराई कर, अगर कोई भी सरकारी जमीन के ऊपर कोई भी पशु चरता है तो उसको क्या देना होगा, टैक्स देना होता। और इसने कुछ स्मारक बनवाए थे दिल्ली में, कुछ इमारतें बनवाई हैं, जिसमें क्या शामिल है, सीरी का किला, जो बिल्कुल किसके सामने है, कुतुब मीनार के। उसके बाद अलाई मीनार,
उसके बाद अलाई दरवाजा, उसके बाद ठीक है ना। देखते हैं दोबारा, जजिया कर लगवाने वाला इकलौता शासक अलाउद्दीन खिलजी, जकात लगवा दिया, कृषि कर लगवा दिया, सिंचाई कर लगवा दिया, घराई कर लगवा दिया, चराई कर भी लगवा दिया। स्मारक कौन से? सिरी का किला, अलाई मीनार और अलाई दरवाजा, और एक बनवाया था हौज खास। ठीक है ना। ये स्मारक बनवाए थे जो कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है कब? 1316 ईस्वी के अंदर। और इसकी अगर आपसे पूछे टॉम्ब ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कहां पर है? दिल्ली के अंदर ही है इसकी कब्र। अब इससे रिलेटेड इसका एक दरबारी कवि हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन इसके कवि से क्वेश्चन मोस्टली आ ही जाता है। जो कवि हुआ करता था किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि हुआ करता था जिसका नाम है अमीर खुसरो। इसका एक दरबारी कवि हुआ करता था जो इंडिया में किस नाम से फेमस है? तोताए हिंद, जिसका नाम था अमीर खुसरो। जिसका जन्म कब हुआ? 1243। कई बुकों में डिफरेंस मिलेगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और इसकी 1325 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। ठीक है ना। कहां पर? दिल्ली में। इसका शासन काल है 1243 से लेकर 1325 तक। तो सबसे पहले जानते हैं, आपसे पहले ही क्वेश्चन बनेगा, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी से पहले किसका समकालीन हुआ करता था? तो आपका आंसर होना चाहिए गयासुद्दीन बलबन। जो इसने अपना काम है वो कहां से स्टार्ट कर दिया था? बलबन के ही दरबार से स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद ये किसके दरबार में आया? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, जिसका जन्म 1243 में हुआ। 1325 में इसकी मृत्यु हो गई। कहां पर? दिल्ली में। तो इसने देखो क्या क्या आविष्कार किए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? तोताए हिंद। इसको बोला जाता है पैरट ऑफ इंडिया या तोताए हिंद। उसके बाद इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है खामसा ए खुसरो। उसके बाद इसी ने आविष्कार किया किसका? सितार का और तबला। इसने ही बनाई खड़ी बोली। इसने ही आविष्कार किया किस चीज का? कव्वाली का। इसने ये एक बार क्या हुआ, कश्मीर पर गया और कश्मीर की खूबसूरती से इतना वाजिब हुआ है, इतना अच्छा लगा इसको कश्मीर की खूबसूरती, तो इसने कश्मीर को क्या टाइटल दिया? धरती का स्वर्ग। इसने टाइटल दिया किसको? कश्मीर को। कहां का स्वर्ग? धरती का। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कहां पर है? कश्मीर में है। उसके बाद इसने किया अपना टाइटल दिया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। किस चीज का? सुल्तान-ए-जहां। सुल्तान-ए-जहां का टाइटल देने वाला ही कौन हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी को, अमीर खुसरो। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तोता-ए-हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अगर आपसे पूछें कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है, तो उसका नाम लिखो हजरत निजामुद्दीन औलिया। कभी अमीर खुसरो के ही गुरु कौन हुआ करते थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया। ये इतना बड़ा फैन था किसका? अपने गुरु का। तो इसकी एक आखिरी इच्छा थी, अगर कभी मेरी मृत्यु हो तो कहां दफनाना मेरे को? मेरे गुरु के पास। आज जहां पर कब्र है किसकी? अमीर खुसरो की, उसी के बिल्कुल सामने दरगाह है किसकी? हजरत निजामुद्दीन औलिया की। उसके बिल्कुल सामने ही दफनाया गया है किसी को?
अमीर खुसरो को दफनाया गया है उसके बिल्कुल सामने। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के पास इसका बेटा आता है जो कब बैठता है 1316 में गद्दी पर, जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। एक बार दोबारा रिपीट करा तो देखो मैं पहले ही आपको बोल रहा हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट और कंटेंट क्लियर है तो कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से हिट कर पाओगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कभी हुआ करता था किस नाम का? अमीर खुसरो का नाम का। जन्म कब हुआ? 1243 में, मृत्यु 1325 में हुई दिल्ली के अंदर। पहला ही क्वेश्चन बनेगा तोताए हिंद किसको बोला जाता है? अमीर खुसरो को। उसने क्या किया? एक बुक बनाई जिसका नाम था खामशाही खुसरो। उसके बाद सितार और तबला का निर्माण भी करने वाला ही कौन हुआ है? अमीर खुसरो। उसके बाद खड़ी बोली भी आविष्कार इसने किया, कव्वाली का आविष्कार भी इसने किया। कव्वाली क्या होती है? सूफी संत या पीर वगैरह पर बोली जाती है कव्वाली। एक सूफी म्यूजिक होता है या सूफी संगीत होता है जो पीर या सूफी संत की दरगाहों पर बोला जाता है। उसके बाद एक बार ये कहां पर पहुंचा? कश्मीर पहुंचा और वहां की खूबसूरती से इतना वाकिफ हुआ या इतना अच्छा लगा उसको कश्मीर पर जाकर, तो उसने कश्मीर को क्या कहा कि धरती का अगर स्वर्ग है तो वो कहां पर है? कश्मीर के अंदर है। उसके बाद सुल्तान जहां की टाइटल अलाउद्दीन को किसने दिया? अमीर खुसरो ने दिया। और इसका गुरु कौन था? हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिसका ये डाई हार्ट फैन हुआ करता था। और उसके बिल्कुल सामने ही दफन है कौन? अमीर खुसरो। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से कि सेकंड सिकंदर किसको कहा जाता है? देखो हमने सबसे जाना है अलेक्जेंडर द ग्रेट को, सिकंदर महान को फर्स्ट सिकंदर कहा जाता है, लेकिन सेकंड सिकंदर अगर आपसे पूछे तो कौन है? तो वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड सिकंदर। तो इसने क्या किया था? सेकंड सिकंदर घोषित कर लिया था खुद को। सिकंदर ही कौन होता है? पूरे वर्ल्ड को जीतने वाला। इसलिए क्या कहा इसने कि मैंने पूरा वर्ल्ड ही जीत लिया है, जिसको क्या कहा जाता है इतिहास में? सेकंड सिकंदर। इसके बाद हम जानते हैं इसके बेटे के बारे में, जो कौन हुआ? मुबारक शाह खिलजी। एक लौता भारत का ऐसा रूलर जो बिना कपड़ों के ही कहां पर पहुंच जाया करता था? अपने दरबार में। इसको शर्म या हया की ऐसी कौन सी भी चीज नहीं थी, इसीलिए इससे वैसे अगर आप पे क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि एक लौता भारत का कौन सा शासक था जो अपनी जनता में बिना कपड़ों के आ जाया करता था? उसका नाम लिखो, मुबारक शाह खिलजी। जिसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1316 से लेके 1320 तक। पहला ही क्वेश्चन बनेगा विदाउट यूनिफॉर्म या बिना कपड़ों के दरबार में जाने वाला एक लौता सुल्तान कौन सा था? तो खिलजी वंश का ही बेटा किसका हुआ करता था कभी? अलाउद्दीन खिलजी का, जो किस नाम का है? मुबारक शाह खिलजी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा एक लौता सुल्तान जिसने खुद को क्या घोषित किया था? खलीफा। हम लोग सभी जानते हैं कि जो गैर मुसलमान होता है, जो अल्लाह पर विश्वास नहीं रखता, जो पोस्ट होती थी खलीफा, उसका ही जो हजरत निजामुद्दीन के सक्सेसर थे या उनके उत्तराधिकारी थे, उनको ही क्या बोला जाता था? खलीफा। और इसने क्या किया? खुद को ही क्या घोषित कर लिया? खलीफा घोषित कर लिया। और आपसे उसके बाद पूछा जाएगा कि मुबारक शाह खिलजी कैसा रूलर बना? आपका क्वेश्चन का आंसर होगा डरपोक आयोग। उसके बाद क्या हुआ? जब इस बात का पता किसको लगता है? गयासुद्दीन को लगता है, तो वो क्या करता है? दिल्ली की जनता से बोलता है ये कैसा सुल्तान है जिसने खुद को क्या घोषित कर लिया? खलीफा। तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारा जो इस्लाम धर्म है खतरे में है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं? वो ऐसा सुल्तान जो खुद को खलीफा कह रहा है, तो उसको क्या करवाना चाहिए? मरवा देना ही अच्छा रहेगा। और उसी को मरवा कर ही नेक्स्ट कौन सा वंश पढ़ते हैं हम? तुगलक वंश, जिसकी स्थापना कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक करता है। तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तुगलक वंश, जिसको तुगलक डायनेस्टी बोलते हैं, जिसका फाउंडर कौन बनेगा? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना। आज की क्लास यही रोकते हुए आपसे कहना चाहूंगा, मैंने उस दिन भी कहा था किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि आपका कंटेंट क्लियर हो। क्वेश्चन कहीं से भी आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको स्टोरी पता है ना, क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप आसानी से क्या कर पाओगे? हिट कर पाओगे। ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखा करो। टेक केयर, मिलते हैं कल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।